जो बात जानना सबसे जरूरी है वह यह है कि इस विशाल भूमि में फैले भारतवासी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों करोड़ जनता है और भारत माता की जय उसकी भूमि पर रहने वाले इन सब की जय है। यह एक ऐसे सहिष्णु राजनेता का कथन है जो विध्वंसक दौर में भी रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहा और आज भारतीय जनमानस उसके कार्यों को लेकर स्मृति लोप का शिकार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और उपरोक्त कथन पंडित नेहरू का ही है। उनकी नजरों में भारत माता की तस्वीर विशिष्टता बोध लिए हुए है। व्यक्तित्व और कृतित्व का विश्लेषण किए बिना इस निष्कर्ष पर तुरंत पहुंच जाना कि नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं, थोड़ी जल्दबाजी लगती है। लेकिन जैसे ही आप नेहरू की रचनाओं से गुजरते हुए उनकी निजी और सार्वजनिक जीवन की निष्पक्ष पड़ताल करते हैं तो अनायास ही ये शब्द फूट पड़ते हैं कि हाँ, नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। नेहरू का व्यक्तिगत जीवन बेहद गरिमापूर्ण था। उनका जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक समृद्ध बैरिस्टर और माता स्वरूप रानी कुशल गृहिणी थे। पारिवारिक रूप से संपन्न नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौट आए और वकालत की शुरुआत की। 1916 में कमला नेहरू से उनका विवाह हुआ। 1917 में होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनका वास्तविक परीक्षण 2 साल बाद 1919 में हुआ, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति प्रभावित और आकर्षित हुए। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय राजनीति और जनजीवन में लोकतांत्रिक मूल्य का विकास करना था। नेहरू के व्यक्तित्व में व्यवहारिकता और आदर्शवादिता दोनों ही गुण थे, जो कि एक दुर्लभ गुण है। नेहरू के विचारों में पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक का समावेश था। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के समर्थक पंडित नेहरू संसद और कांग्रेस को साथ लेकर चलते रहे। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक नियमों के अनुरूप दक्षतापूर्ण कार्य करने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। राष्ट्रवाद के प्रति उनकी मानसिकता संकीर्ण नहीं थी। वे राष्ट्रीयता के गुणों को भली भांति समझते थे। नेहरू का राजनीतिज्ञ के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय राजनीतिक प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना और भारत में लोकतंत्र को खड़ा करना था। नेहरू संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार के प्रबल समर्थक थे। उनकी दृष्टि में राजनीतिक लोकतंत्र अपने आप में साध्य नहीं, बल्कि वह भारत के लाख करोड़ लोगों के दुख दर्द और गरीबी दूर करने का साधन मात्र था। उन्होंने लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता और समानता के अटूट संबंध को स्वीकार किया। उनका मानना था कि समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। सन 1952 में पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश के पहले आम चुनाव में स्वस्थ लोकतंत्र की जो नींव रखी गई थी, वह आज तक जारी है। नेहरू ने 1950 की अंतरिम संसद में तथा 1952 से 1964 के बीच पहली, दूसरी तथा तीसरी लोकसभा में सदन के नेता के रूप में व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वस्थ परंपराओं और उदाहरणों की नींव रखी। नेहरू विपक्षी दलों को पूरा स्थान दिया करते थे एवं उनकी आलोचनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील रहते थे। उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि भारत ऐसा देश बने जहां लाखों लोग एक व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाएं। मैं एक मजबूत विपक्ष चाहता हूं। उन्होंने देश के बंटवारे तथा उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा को अथवा भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन को चुनावों को स्थगित करने का बहाना नहीं बनाया। उन्होंने मंत्रिमंडल को विमर्श और नीति निर्माण का माध्यम बनाया। नेहरू इस बात से वाकिफ थे कि लोकतांत्रिक समाज के निर्माण जो कि समानता पर आधारित हो, उसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता। स्वतंत्र भारत की साक्षरता दर बेहद कम थी, इसलिए सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं विकसित करने पर एक बड़ी राशि खर्च की। जहां 1991 में शिक्षा पर खर्च 19.8 करोड़ था, वहीं 1964 से 65 में बढ़कर 146.27 करोड़ हो गया। यह 7 गुना से भी अधिक वृद्धि थी।
नेहरू के शासनकाल के दौरान शिक्षा, खासकर लड़कियों की शिक्षा में भारी प्रगति दिखाई पड़ी। 1991 और 1961 के बीच स्कूलों में छात्रों की संख्या 2 गुनी और छात्राओं की संख्या 3 गुनी हो गई। आजादी के दौरान सिर्फ 18 विश्वविद्यालय थे, जबकि करीब 3 लाख विद्यार्थी। 1964 तक विश्वविद्यालयों की संख्या 54 और कॉलेजों की संख्या 25 हो गई। स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या 6.113 लाख हो चुकी थी। नेहरू युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र का विकास रही। नेहरू ये मानते थे कि भारत की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और तकनीक का विकास अति महत्वपूर्ण है।